जी बेटा ये नवंबर 22 वेरिएंट 41 का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड लग रहा है। फिगर 6.1 शोज अ थिन स्लाइस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल यूज्ड इन अ हॉल प्रोब। ओके, current I passes through the slice in the direction shown. The slice is placed in a uniform magnetic field of flux density B so that the two of its faces are perpendicular to the magnetic field. A steady Hall voltage is developed between PQXW ये वाली PQE वाली साइड, ये वाली साइड और इसके ऑपोजिट ये होगी। इस साइड पे हॉल वोल्टेज आ जाती है, मतलब यहाँ पे तुम लगाओगे ना वोल्ट मीटर इधर तो उस पर रीडिंग आएगी। अच्छा आगे कहते हैं यूज द लेटर्स इन फिगर 6.1 टू आइडेंटिफाई द फेसेस दैट आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन से फेसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं? तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा? यूँ आएगा ना, यूँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यूँ आएगा। तो क्या है PQRS और दूसरी क्या होगी XYWZ WXYZ कर दो, WXYZ दो साइड से PQRS से WXYZ, इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली अप्लाई करना है। एक्सप्लेन हाउ द स्टेडी हॉल वोल्टेज इज डिवेल्प बिटवीन द PQRS और स्टेडी हाई वोल्टेज कैसे आप एक्सप्लेन करना है, पूरी कहानी बतानी है। तो आपने बताना है कि जी करंट इधर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर तशरीफ ला रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है इधर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, दे आर मूविंग, इसका नाम दे दो, ये A है ये B है, दे आर मूविंग फ्रॉम A टू B। तो दे एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता दो फोर्स क्या होगी, फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उनका पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो इधर को मुड़ेंगे। जब इधर को मुड़ेंगे तो ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और इसकी जगह लेने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, तो यहाँ पे फाइनली इलेक्ट्रॉन, ये साइड इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में। तो पहले आपने बताना है इलेक्ट्रॉन द चार्ज पार्टिकल व्हेन दे मूव इन मैग्नेटिक फील्ड दे एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स PQXW direction, so they bend, they move towards this side PQXY side. XY side gains electron, become negatively charged, while the side SZYR loses electron, become positively charged. The charge separation creates an electric field, it creates an electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। नाउ द मूविंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स। Gradually the electric force will increase and finally balances the magnetic force. Now the charged particle will move straight. ये पूरी कहानी बता रही है। तो इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से वो लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव, राइट साइड इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव। इसकी वजह से चार्ज सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जाएगी जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ती जाएगी। इन अ स्टेज कम्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंसेस द मैग्नेटिक फोर्स, नाउ द चार्ज पार्टिकल विल मूव स्ट्रेट। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको बतानी है और ये ज़रा मुश्किल होता है बताना। अच्छा आगे कहते हैं द हॉल वोल्टेज इज गिवन बाय IB इज इक्वल टू NTQ, N क्या है नंबर डेंसिटी, T क्या है थिकनेस, Q क्या है चार्ज, आपको पता है सब कुछ। Suggest with a reference to the equation why the slice of the material in a Hall probe should be thin. बेटा हॉल वोल्टेज को मेजरेबल करने के लिए हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो टू हैव मेजरेबल हॉल वोल्टेज, जितनी थिकनेस कम होगी तो हॉल वोल्टेज मेजरेबल आएगी, इसलिए इसको पतला होना चाहिए और नंबर डेंसिटी कम होनी चाहिए ना, तो हम सेमी कंडक्टिंग शीट यूज करते हैं। सभी क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। कहता है सिनुसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज है रूट पिन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंसेस 4.2, ये VRMS है और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 50 हर्ट्ज। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है जी, बाय कंसीडरिंग द पीक वोल्टेज शो हाउ द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इज दिस मच। मैक्सिमम पावर निकाल दी
मैक्सिमम पावर वी नॉट किसके इक्वल होगी, वी नॉट आई नॉट और वी नॉट स्क्वायर ओवर आर। वी नॉट पहले वी नॉट निकाल लेना, वी आर एम एस किसके इक्वल होती है, वी नॉट ओवर अंडर 2, तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर 2 इंटू वी आर एम एस। तो यहाँ पे डाल दें अंडर 2 इंटू वी आर एम एस होल स्क्वायर ओवर आर। अब जब स्क्वायर खोलेंगे तो अंडर 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस कितना है 4.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू 760। सॉल्व करो थोड़ा सा, 2 इंटू 4.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 760, ये मल्टीप्लाई 4.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 760, 0.046 वाट्स। ये बन गया 46 मिली वाट्स प्रूव्ड, ये मैक्सिमम पावर है। On figure 7.1 draw a smooth curve to show how the power dissipated in a resistor varies with time t between t0 to t40 microseconds। अच्छा, अब आपको पहले तो टाइम पीरियड निकालना है ना। टाइम पीरियड होता है 1 ओवर एफ। एफ कितना था 50 हर्ट्ज के 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज। एफ की वैल्यू है 50,000 हर्ट्ज, टाइम माइक्रो सेकेंड में। अच्छा, टाइम पीरियड हो जाएगा 1 ओवर 50,000, क्या आंसर आता है 1 ओवर 50,000, 0.2 इंटू 10 पावर -4 आएगा ना, इसको ये 20 आ जाएगा, कितना आ रहा है 2 इंटू 10 पावर 5, यार है 2 इंटू 10 पावर -5 आ रहा है ना सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड में लेना है तो मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 माइक्रो सेकेंड्स, 20 माइक्रो सेकेंड्स, टाइम पीरियड 20 माइक्रो सेकेंड। तो जो हमारी वेव है ये वोल्टेज की 0 ये 20 है, ये क्या होगा 10 और ये क्या होगा पीक 5 और यहाँ पे क्या होगा 15। अच्छा, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम है, 5 पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पावर कितनी है 46 मिली वॉट्स है ना, 46 कितनी 46। जीरो टाइम पे जीरो वोल्टेज है ना तो जीरो मिलेगा, ये जीरो से गुजरेगा। 5 पे देखो 5 पे मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम 46 कहाँ पर होगा, ये 25 है, एक डब्बा किसके इक्वल है 0.5 के, नहीं 2.5 के, एक डब्बा किसके इक्वल है 2.5 के, तो ये 50 है ना, ये 47 है, ये 45 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा यहाँ से गुजरेगा पावर। अच्छा, 10 पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 पावर। अच्छा, 15 पे क्या हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पावर, तो फिर पावर तो पॉजिटिव ही होती है ना, दोबारा ये तरह से गुजरेगा 46 से गुजरेगा, फिर 20 पे क्या गुजरेगा 0 से गुजरेगा, फिर ये दोबारा यहाँ से गुजरेगा, फिर ये 0 से गुजरेगा, फिर ये यहाँ से गुजरेगा, फिर ये 0 से गुजरेगा। कैसे बन जाएंगे यू करके डोम्स बन जाएंगे, यू भी बना सकते हैं या आपका स्क्वायर यू भी बना सकते हैं, ऐसे बना। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊँ। अच्छा बेटा, ये देखो जिनको समझ में नहीं आया ना उनके लिए दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टाइम पीरियड निकालना है। हमारा टाइम पीरियड आ गया 1 ओवर एफ, 1 ओवर 50,000, और माइक्रो सेकेंड में करना है तो 1 मिलियन से पहले मल्टीप्लाई कर दें। 1 मिलियन से क्यों मल्टीप्लाई किया, माइक्रो सेकेंड में आंसर आ जाता है, तो माइक्रो सेकेंड में आ जाएगा। 50,000 4 जीरो से कट गए, 520 टाइम्स, तो आपका टाइम पीरियड आ गया 20 माइक्रो सेकेंड्स। तो हमारी जो वोल्टेज टाइम ग्राफ है वो सिनोसाइडल है ना, यूँ है, तो उसकी एक वेव होगी 20 माइक्रो सेकेंड खातिर, ये वी है। तो यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 15। अच्छा, जीरो टाइम पे जीरो वोल्टेज है, जीरो टाइम पे क्या है देखो ना, t0 है ना, ये जीरो टाइम पे जीरो वोल्टेज है ना, तो पावर क्या है, पावर है v स्क्वायर ओवर r।
तो जब जीरो वोल्टेज का स्क्वायर ओवर आर करोगे तो जीरो ही मिलेगा ना, जीरो टाइम पे जीरो वोल्टेज मिलेगा। अच्छा 5 पे मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो पावर भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम पावर हमने निकाली हुई है 5 पे, वो कितनी है 46, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन रहा है। ठीक है, फिर वोल्टेज कम होती जाएगी, पावर कम होती जाएगी, वोल्टेज जीरो होगी तो पावर जीरो हो जाएगी दोबारा, यहाँ पे दोबारा जीरो हो जाएगी। फिर वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव बढ़ रही है तो क्या हो गया, स्क्वायर लेना है ना, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पावर पॉजिटिव ही होगी। तो दोबारा 15 पे दोबारा मैक्सिमम पावर, 20 पे दोबारा जीरो पावर। ठीक है, अब ग्राफ बना लेंगे, यूं करते हैं, यूं बना सकते हैं। ठीक, डॉम से बना सकते हैं, यूं बना सकते हैं, ऐसे ही बने। Use your answer to explain why the mean power dissipated is 23 watts. Use your answer to explain. इसका मतलब ये हुआ, मीन पावर क्या होती है, एवरेज पावर। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, यूज योर आंसर इन A2 कौन सा, इस आंसर को यूज करके बताएं कि आपकी जो मीन पावर है वो आधी है, वेव अच्छी बनानी पड़ेगी। अरे पीछे उधर वेव अच्छी बनानी पड़ेगी यार, एक वेव की प्रॉपर शेप बनानी पड़ेगी। मैं इस पे नहीं बना सकता, ये बहुत लंबी सी वेव, मैं साइड पे बना के दिखाता हूँ बेटा। वोल्टेज का ये ग्राफ है ना, तो पावर का जो ग्राफ बनेगा ना, ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है। जो पावर का ग्राफ बनेगा ना बेटा, पावर का ग्राफ ब्लू से बनाता हूँ। जीरो वोल्टेज पे जीरो पावर है, मैक्सिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर है, ये बना लेते हैं। इस जीरो वोल्टेज पे जीरो पावर है, मैक्सिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर है, जीरो वोल्टेज पे जीरो पावर है, मैक्सिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर है। हमारा ग्राफ ये बनता है ऑलमोस्ट, अगर आप अच्छे तरीके से बनाए ना, अच्छे बच्चों की ग्राफ। अब इनकी जो मीन बनेगी, मीन लाइन एवरेज, वो दरमियान में बनेगी ना, बिल्कुल दरमियान में बनेगी। आप समझे सिमेट्रिक है। ये मैक्सिमम पावर कितनी थी 46, मिनिमम पावर कितनी है 0। इनकी एवरेज कैसे बनेगी, 0 + 46 डिवाइडेड बाई 2, 23 वाट बनेगी। तो आप शेप जब आपने बना ली ना, तो आप बोलेंगे कि ये जो इसकी जो मीन पावर है मिडल में बनेगी बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिक है। जैसी नीचे शेप है वैसी ऊपर शेप है। देखो जितना एक्स्ट्रा ऐड करें उतना मिस भी तो कर रहे हैं ना। इसको काटो ना, यहाँ पे फिट आ सकता है, ये पार्ट इसको कैंची से काटो ना, यहाँ पे फिट आ सकता है। तो एवरेज पावर ये बनेगी, मिडल बनेगी। तो एवरेज पावर मिडल में बनेगी, जो क्या होगी 0 और 46 का मिडल होगी, वो 25 वाट से। बाकी इसकी में देखो क्या लिखा हुआ है। तो चूंकि ये मिडल में क्यों आ रही है मीन पावर 23, मिडल में लाइन क्यों आ रही है, बिकॉज ये मिडल में इसलिए आ रही है कि ग्राफ आपका सिमेट्रिक है ना, जितना नीचे है लाइन से उसी तरह का ऊपर है, जिस तरह का नीचे उस तरह का ऊपर है। तो सिमेट्रिक ग्राफ है, इसलिए एवरेज मिडल में आएगी 23। आगे कहाँ अच्छा, द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज नॉट अप्लाइड टू पाइजो crystal in air. Explain what happens to air surrounding the crystal. पाइजो क्रिस्टल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा ना, पता ना आपको। जब इसको ऊपर पॉजिटिव प्लेट होगी, नीचे नेगेटिव, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, या तो ये कंप्रेस हो जाए, डिफॉर्म हो जाता है। और जब पोलैरिटी ऑपोजिट होती है, पहले अगर कंप्रेस हुआ था तो बाद में क्या होता है, एक्सटेंड। तो ये क्या करेगा, इट विल वाइब्रेट। जब वाइब्रेट करेगा तो सराउंडिंग एयर में अल्ट्रासाउंड पैदा होगी ना, और जब साउंड वेव गुजरती है तो एयर मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते हैं। तो क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंस टू द एयर सराउंडिंग, तो एयर मॉलिक्यूल विल ऑसिलेट, अ साउंड वेव विल पास थ्रू इट। एयर मॉलिक्यूल विल ऑसिलेट, अ साउंड वेव विल पास थ्रू इट। क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा, इट प्रोड्यूसिंग अ साउंड, अल्ट्रासाउंड वेव emitted in the surrounding, so surrounding molecules will oscillate, sound wave pass होगी इसमें। अच्छा बेटा, बी पार्ट, a second piezo crystal is placed in air near to the first crystal। अब फर्स्ट क्रिस्टल के पास अगली क्रिस्टल रखती है। तो बेटा असल में क्या है,
ये साउंड एमिट करेगा ना, तो ये बन जाएगा रिसीवर, ये क्या है, ट्रांसमीटर बन जाएगा, ये रिसीवर बन जाएगा। तो साउंड वेव आके इसको कंप्रेस कराएगी, एक्सटेंड कराएगी, इस पर वोल्टेज आ जाएगी और ये साउंड वेव को सेंस करेगा, जो माइक्रोफोन में होता है। अ सेकंड पाइजो क्रिस्टल इज प्लेस्ड नियर टू द फर्स्ट क्रिस्टल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एयर, तो द क्रिस्टल विल वाइब्रेट एंड EMF विल बी इंड्यूस्ड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, state what is meant by work function. Minimum energy required to emit an electron from the cold metal surface. Ultraviolet radiation of frequency this much are incident in vacuum on a metallic plate surface. The power of the radiation incident is this much. Frequency पता है, power पता है. The photoelectrons are emitted with a maximum kinetic energy this much. Determine the number of photons incident per unit time. Number of photons हमने निकालने हैं. You know power का फॉर्मूला क्या होता है? Energy over time. एनर्जी क्या होती है? NHF over T. याद है आपको? हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम. N over T निकालना है. तो N over T is equal to पावर over HF. पावर कितनी है बेटा? 8.36 into 10 power minus 3. 6.63 into 10 power minus 34. फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 1.36 into 10 power 15. सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे into 10 power 15%. कैलकुलेट द वर्क फंक्शन. phi is equal to HF नॉट. एक मिनट, एक और भी चीज़ थी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैंने ओके, हमें एफ नॉट तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो नहीं पता ना. तो दूसरी इक्वेशन क्या होती है? फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन प्लस वाई. ये निकालना है. तो वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन एच एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी. HF तो निकाल सकते हो ना तुम, फ्रीक्वेंसी पता है आपको. तो H क्या होता है? 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34. F की वैल्यू कितनी थी? 1.36 इंटू 10 पावर 15 माइनस काइनेटिक एनर्जी भी गिवन थी मुझे 9 इंटू 10 पावर माइनस 19. 3.09 इंटू 10 पावर माइनस, ये आंसर आ रहा है 5.93 इंटू 10 पावर माइनस 19. वर्क फंक्शन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज्ड व्हाइल द पावर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है लेकिन पावर कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी. फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर सेम पावर सेम एनर्जी ट्रांसफर करने कम फोटॉन सेंड करेंगे, कम फोटॉन इंसिडेंट करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन कम हो जाएंगे. स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा ना. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी. यू नो काइनेटिक फार्मूला होता है ना, HF इज इक्वल टू HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? HF माइनस HF नॉट. तो ये इंक्रीज कर गई है ना. जब ये इंक्रीज कर गई है तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कर जाएगी. द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. क्यों? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है बट पावर इज कांस्टेंट, बट पावर स्लैश एनर्जी, पावर कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है ना. तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी ना. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी to keep power constant, less photons must be incidents. Less number of photons must be incidents. Less photons को incidents करना पड़ेगा तो फिर less electron निकलेंगे ना. हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए, याद है आपको क्लासरूम में. तो पावर कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी के कम फोटोन भेजने पड़ेंगे. जब कम फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. State what is meant by luminosity of the star. What is luminosity? Total power output of the star. A star in the constellation पता नहीं क्या is a distance of this much from Earth. इसका distance given है.
द अर्थ हैज़ अ ल्यूमिनोसिटी दिस मच, फ्रॉम द अर्थ एंड हैज़ उसकी ल्यूमिनोसिटी भी गिवन है. द सरफेस टेम्परेचर इज दिस मच. कैलकुलेट द रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी of the star observed on the earth. F is equal to L naught over 4 pi d square. ठीक है, L naught की वैल्यू कितनी है? 9.86 into 10 power 27 4 pi. What is distance from earth? ये 8.14 into 10 power 16 का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 1.18 into 10 is -7 watts, watt per meter square इंटेंसिटी है. डिटरमिन द रेडियस ऑफ द स्टार. स्टार का रेडियस निकालना है आपने. स्टेफन लॉ लगेगा ना स्टार का रेडियस निकालने के लिए. वो क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर टी स्टेफन कांस्टेंट इंटू टी पावर 4 है ना. अच्छा, तो पहले तो टेम्परेचर निकालना पड़ेगा ना वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से. टेम्परेचर स्टार का नहीं पता ना. टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? लैम्डा मैक्स जो होती है ना इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? टेम्परेचर. सरफेस टेम्परेचर अच्छा गिवन है आपको. सरफेस टेम्परेचर गिवन है तो हो जाएगा. स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू आपको डाटा शीट से मिल जाएगी. तो सब चीज़ें गिवन है. आर निकालना है यार. तो ल्यूमिनोसिटी कितनी है? 9.86 इंटू 10 पावर 27 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर. स्टेफन कितना था? 6.678 5.67 इंटू 10 पावर -8 है ना. इंटू टी पावर टी कितना है? 9830 पावर 4 9830 पावर 4. सॉल्व करेंगे तो आ रहा है. कितना आ रहा है? 1.22 इंटू 10 पावर 9 मीटर्स ये रेडियस आ रहा है. Explain how the surface temperature of the distant star may be determined from the wavelength spectrum of the light from the star. तो हम लिखते हैं we make the spectrum, वो ब्लैक बॉडी वाला स्पेक्ट्रम नहीं होता था यूं करके बनाते थे ये इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का. तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती थी इसको बोलते थे लैम्डा मैक्स. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वेवलेंथ होती थी. तो फिर हम उससे निकाल लेते थे लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो हम ऐसे निकालते हैं. तो हम वी मेक द स्पेक्ट्रम of the light coming from the star and calculate the value of lambda max, that is wavelength at the maximum intensity, and use the relation Wien's displacement law to find the temperature. देखो जरा कौन सा wavelength of. अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज. Carbon 15 is an isotope of carbon that undergoes radioactive decay to nitrogen 15, which is stable isotope. Okay, radioactive decay is both random and spontaneous. Random का मतलब क्या होता है? All nuclei have same probability of emitting radiation. Spontaneous का मतलब होता है emission of radiation is unaffected by changing pressure, temperature, etc. आपको रट्टा लगाना है इसको. A small sample of carbon 15 decays. The mass m of carbon 15 in the sample decreases with time t. Mass कम होता जाता है टाइम के साथ साथ. द मैस का और उसका टाइम का ग्राफ गिवन है. लॉगरिथमिक ग्राफ गिवन है. लॉग दिया हुआ. स्टेट हाउ द फिगर डेमोन्स्ट्रेट द रेडियोएक्टिव डिके इज रैंडम. तो आप बोलेंगे द लाइन इज नॉट स्ट्रेट. फ्लक्चुएशन जो आ रही है लाइन में जो कर्व है ऑन फिगर ड्रॉ स्ट्रेट बेस्ट स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट बेस्ट स्ट्रेट लाइन इसके दरमियान में स्केल रख के बना लेंगे. शो दैट द डिके कांस्टेंट is given by the magnitude of gradient. अब आपने इसके ग्राफ का ग्रेडियंट बताना है. डिके कांस्टेंट इसके इक्वल होता है. तो पहले तो हम इस ग्राफ को लिखते हैं ना. इस ग्राफ की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन गई. इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. y के नीचे वो क्वांटिटी log m इज इक्वल टू स्लोप. x के नीचे वो क्वांटिटी x x में ली है प्लस y इंटरसेप्ट.
अच्छा, अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें मैस आता है और टी आता है? ओके, तो हमें पता है हमारी इक्वेशन होती है रिमेन ओवर एक्चुअल, मतलब होती तो यूँ है ना, एन ओवर एम नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एम ओवर एम नॉट, हम लिख सकते हैं एम ओवर एम नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस इक्वेशन को उस फॉर्म में बनाना है, पहले एम को सब्जेक्ट बनाओ, एम इज इक्वल टू एम नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अब टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, फिर टेकिंग लॉग लोगे तो आपको पता है लॉग में क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो सम बन जाता है ना, एडिशन बन जाता है, लॉग एम। और मैं पहले वाली टर्म लिख रहा हूँ, दूसरे वाली लॉग ई पावर माइनस लैम्डा टी प्लस लॉग एम नॉट। अच्छा, अब जो पावर होती है वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता है लॉग में जो पावर होती है वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है, हम उसके पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी जो पावर है इसको पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आगे कर से लॉग लिखा नजर नहीं आ रहा, लॉग एम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी लॉग ई प्लस लॉग एम नॉट। ठीक है, ये चीज़ वन होती है, ये चीज़ क्या होती है वन। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, इसके नीचे लिख देते हैं लॉग एम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस लॉग एम नॉट। तो ये प्रूव हो गया स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव दिस। यूज योर आंसर टू डिटरमिन लैम्डा, तो उसकी स्लोप से निकाल लेंगे, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप का जो भी आंसर आएगा वाइट, आप कहते हैं स्लोप लेनी आपको आती है तो उससे आप निकाल लेंगे। और उसकी यूनिट क्या बनेगी, अच्छा यूनिट क्या बनेगी, लैम्डा की यूनिट पर सेकंड बनती है, लेकिन लैम्डा की यूनिट पर सेकंड बनती है, ठीक है ना, वो कट जाएगा, पर सेकंड नहीं बनेगी, टाइम सेकंड तो ही है ना, लैम्डा की यूनिट पर सेकंड नहीं बनेगी। तो आगे कहते हैं यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। अब आपके पास लैम्डा आ गया ना, तो हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 ओवर लैम्डा। सॉल्व करेंगे तो हाफ लाइफ क्या आंसर आता है 2.5 कितना, क्या ना 2.5 सेकेंड्स आ रहा है, सेकेंड। अच्छा, आगे कहते हैं द इक्वेशन ऑफ डिके कैन बी रिटन एज, इसकी डिके इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिके मस्ट कंपेयर विद द मास ऑफ कार्बन दिस। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स है ना, तो आप बोलेंगे इनका मास क्या होगा, इनका मास होगा लेस, इनका मास क्या होगा और इसका मास होगा मोर, क्योंकि वो एनर्जी बन रही है, रुके नहीं रहेंगे ना, पार्टिकल स्प्लिट हो रहा है ना बेटा, ये रुका होता है तो एक्सप्लोजन होता है ना, बीटा पार्टिकल एक साइड पे जाएगा, रिकॉइल न्यूक्लियस एक तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका मास, प्रोडक्ट्स का मास क्या होगा, कम होगा, वो एनर्जी बन जाएगा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। एनर्जी रिलीज। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया खत्म, चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।